इतने नालायक हैं और इतने घबराए हुए हैं कि धांधली भी सही तरीके से नहीं कर सकते। नून लीग अपने जख्म चाट रही है, कुछ अरसे बाद इनके होश ठिकाने आएंगे। ये चीजें एक्सपोज ना की तो ये मैं कर दूँ। इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व थी जो इमरान खान वोट चोर के नीचे आती हैं। जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, जो धांधली की गई है और धांधली के जरिए से नताइज तब्दील किए गए, ये हमें किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं। जो कॉन्स्पिरेसी जिसने की, जिसमें इमरान खान सबसे आगे थे, उनके खिलाफ फैसला आना चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। ये शिकस्त है उस माइंडसेट की, जब फैसले उसके हक में आए तो वो उसको सही समझता है, लेकिन जब वही इदारे इनके खिलाफ फैसला करें उसको ये नहीं मानते। क्या वोटें उठाकर ले जाना जुर्म नहीं है? क्या अवाम की मैंडेट को पामाल करना, उसको चोरी करना जुर्म नहीं है? NA 75 डस्का के पूरे हलके में 18 मार्च को दोबारा पोलिंग का हुक्म। वोट चोरों की हुकूमत आखिरी सांसों पर है। इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं, हमें वेलकम करना चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी साहब BDM के कैंडिडेट हैं। हम जानते हैं कि हम कम वोट्स के साथ मैदान में आ रहे हैं। मार्च को आपको सब नजर आएगा कि कौन किसके साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त। कल तक हर चीज़ के पीछे खलाई मखलूक थी, जिसको आप फ़ौज के बारे में बात करते हैं, PMLN वाले, अपोजिशन वाले। आज सडनली वो न्यूट्रल हो गई है। कल तक इलेक्शन कमीशन बुरा था, आज इलेक्शन कमीशन अच्छा है। गवर्नमेंट कल तक कहती थी हर इलेक्शन कमीशन की हम जो बात है, फैसला मनोवन मानेंगे, हम इन जैसे नहीं हैं। इनका मतलब है PDM वाले सारे इन जैसे नहीं है कि पहले फैसलों को क्रिटिसाइज़ करें। आज की खबर ये है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में पहले चैलेंज कर रहे हैं पूरा इसका NA 75 वाला फ़ैसला, कि डस्का वाला दोबारा जो रीपोल का फ़ैसला है उसको भी चैलेंज करेंगे। और उस दूसरी पिटिशन भी आ रही है शायद, जिसमें ये भी चैलेंज करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिया है उन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ कि जी वो विदाउट एनी ग्राउंड्स दे दिया है, इसने इन्वेस्टिगेट किए बगैर दे दिया, तो दोनों फ़ैसले चैलेंज होंगे। तीसरी तरफ जुडिशरी के अपने मसाइल चल रहे हैं। जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने कल एक पिटिशन मूव की है जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से कि उनका जो अब ट्रायल शुरू हो रहा है, केस शुरू हो रहा है, जो रिव्यू पिटिशन वाला है, उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए। और उस पिटिशन के अंदर उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए, मेम्बरान के लिए, जो कि उनके सीनियर तरीन जजेस कोलीग्स हैं, चीफ जस्टिस के लिए, और कहा है कि आप लोगों ने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जजेस अपनी ढूंढ रहे हैं, साथ ही साथ कुछ मज़ाक़िज़ बातें भी हम सुनते हैं। कल परसों मैं देख रहा था, सिंध हाई कोर्ट की सक्कर बेंच ने रूल कर दिया, जजेस ने ये अनाउंस कर दिया कोर्ट में कि अगर किसी को कुत्ते ने काटा सिंध में तो MPA सस्पेंड कर दिया जाएगा। आई मीन दैट्स अ जोक ऑल्सो। अजीब व गरीब एक माहौल बना हुआ है। लेकिन साथ ही साथ जब बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, पंजाब से अचानक पता लगता है सारे बिला मुकाबला हो गए। अचानक जहाँ पे बहुत बड़ी गेम होनी थी, क्या ये गेम ओवर हो गई है? और जो परवेज़ इलाही साहब ने रोल प्ले किया है, मेरी इत्तला के मुताबिक पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ ने उसमें बड़ा क्रिटिकल एक रोल प्ले किया है। इन दोनों ने मिल के जो ये सारा विदाउट एनी कॉन्टेस्ट बिला मुकाबला सारे हो गए। क्या ख़त्म हो गई है बात? और अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं आपको एक दो अंदर की बातें बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कौन सा एक साउथ पंजाब में कौन एक बहुत बड़ी हस्ती है जिसने 5 अरब रुपए का एक फ़ंड इकट्ठा किया है ठेकेदारों से, इन्वेस्टर्स से, सबसे। अगर अब सेनेट के इलेक्शन में जो एक ही मार्का रह गया, वो रह गया यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेस हफीज़ शेख। क्या अगर इसके अंदर क्लीन गेम नहीं हो रही या होनी है तो 5-5 बिलियन के क्यों ये हो रहे हैं? और अचानक चौधरी साहब के दिल में इतना दर्द क्यों उठा कि पंजाब से उन्होंने बिल्कुल बिला मुकाबला सेनेटर्स दोनों साइड से मुंतखब करवा दिए? क्या मुतवक्का जो हमेशा से बात हम सुनते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि वेटिंग इन द विंग्स हैं चौधरी परवेज़ इलाही एज अ फ्यूचर चीफ मिनिस्टर, क्या उनका कोई ताल्लुक़ है यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत या हार से? सेनेट पे इस पर बात करेंगे बिकॉज उसके अंदर की बातें भी हैं। सब मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया मोहम्मद ज़ुबैर ने, एक्स गवर्नर सिंध, स्पोक्स पर्सन टू नवाज़ शरीफ एंड मरीम नवाज़, जो एक बहुत गर्जे बर्जे हफीज़ शेख पे बहुत ज़्यादा खूनी किस्म के। हमें फवाद चौधरी ने ज्वाइन किया है, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और कमर जमान कायरा साहब ने, प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब PPP, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। और आज आई हैव टू गिव क्रेडिट टू फवाद ने बड़ा ज़बरदस्त इशू उठाया है हाउस के अंदर, जो पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट हुआ, फिर दब गया, फिर इंडियन मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ,
और वो हैं JUI के मौलाना सलाउद्दीन अयूबी साहब। इनके बारे में छपा है कि इन्होंने एक अंडर एज बच्ची से शादी की है, 13-14 साल की लड़की है, और उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है नहीं हो रही हमें क्लियर नहीं है। लेकिन हम भी चाहेंगे कि JUI वाले इस पर ऑफिशियल अपना वर्ड स्टांस ज़रूर दें। हमने कोशिश की थी मौलाना सलाउद्दीन अयूबी साहब की, उनके टेलीफोन्स बंद आ रहे हैं। लेकिन एक सीरियस इशू है कि एक सिटिंग MNA अगर 12-13 साल की बच्ची के साथ निकाह पढ़ाता है तो फिर या ओन अप करें या डिसोन करें। लेकिन बात सामने है एंड आई एम ग्रेटफुल कि फवाद ने ये मसला आज नेशनल असेंबली में उठाया। शुरू करते हैं फवाद आपसे ही। इलेक्शन NS-75 10 का इतना सारा सीन हो गया, सब कुछ हो गया, वो सारी तकरीरें वगैरह, बल्कि मैं सुनाई देता हूँ आपके 1-2 लोगों के क्लिप्स। वो पहले क्या कहते थे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा हम मनोमन कबूल करेंगे। वो फैसला करेंगे और हमें मनोमन कबूल होगा। हम वो वाली पार्टी नहीं है जो कि इदारों को हमेशा अब जो फैसले उनके खिलाफ आए तो वो चैलेंज करें। ये इनका वतीरा रहा है, ये इनकी हिस्ट्री है, ये इनका कल्चर है कि हार कभी नहीं मानो और अपने जिस तरह से भी कहानियां, मफरूजे, झूठ, धौंस, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करके नताइज को अपने फेवर में करें। जी फवाद, पहले इस पे आ जाएं, क्यों अब आप लोग चैलेंज कर रहे हैं? अगर आप लोगों ने इलेक्शन जीता है और जैसे आपके कैंडिडेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी लास्ट टाइम हमारा ज़बरदस्त इसलिए हुआ कि हमारे अपने डिफरेंसेस ख़त्म हो गए, तो मैदान भी है, घोड़ा भी है, बोलने देते इनको, आए री इलेक्शन हो और दूध का दूध पानी का पानी ले दो। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात बहुत ही खुशाइंद है कि इलेक्शन कमीशन अपनी पावर्स असर्ट कर रहा है। ये बात बहुत ही खुशाइंद है कि इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले भी एक्चुअली जब सुप्रीम कोर्ट में भी जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था हुकूमत के मौक़िफ़ से, और उन्होंने बड़ा तगड़ा होकर अपना मौक़िफ़ दिया। और मैं ये समझता हूँ कि इदारों का मजबूत होना बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। और PTI की हुकूमत से पहले तो ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। पिछले इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, NAB ने जिस तरह से काम किया, SCCP ने जिस तरह से काम किया, पनामा के केस में आपने देखा कि इदारे किस तरह से खुलते गए। और ये बात बड़ी खुश आइंद है कि इलेक्शन कमीशन और ये इदारे जो हैं ये अपनी पावर्स असर्ट कर रहे हैं और जो वो मुनासिब समझते हैं वो फैसला देते हैं। आप दूसरी तरफ आइए, जो फैसलों को चैलेंज करना है ये लीगल प्रोसेस का हिस्सा है और ये फंडामेंटल राइट है। ये कहना कि चूंकि आप फैसला चैलेंज कर रहे हैं तो आप फैसले इदारों को नहीं मानते, ये तो जाहिर है कि बिल्कुल ही एक हकीकत से दूर बात है। आप ही के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे थे, आप ही के एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, हम तो नहीं कह रहे। अभी मैंने उनके क्लिप्स चलाए, दैट इज शिबली फराज कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। नहीं, क्या नहीं कहा? शिबली फराज कह रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा मनोअन कबूल करेंगे, हम नहीं चैलेंज करेंगे, जो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। नहीं, ये नहीं करे। मनोअन जो कबूल करेंगे वो तो लीगल प्रोसेस है ना, उसके बाद लीगल प्रोसेस है। और शिबली फराज जो हैं वो अली असजद मलिक की जगह तो नहीं बात कर सकते। ये फैसला तो कैंडिडेट ने करना है ना कि उन्होंने क्या उसके ऊपर लीगल। और इसमें मामले में जो उनका गिला है, जो अली असजद से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि देखें PMLN जो थी वो तो खुद सिर्फ 20 हलकों के ऊपर उन्होंने एप्लीकेशन दी थी और 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर। तो अब वो 20 पोलिंग स्टेशन से पूरे जब इलेक्शन के ऊपर चले गए हैं तो वो तो खुद ही यू टर्न ले गए हैं अपनी पोजीशन से। तो उनका इस्तदलाल जो अली असजद का है वो तो ये है कि जो PMLN ने जो एप्लीकेशन दी है मैक्सिमम वही रिलीफ दिया जा सकता था ना, और वो कहते हैं कि आपने रिलीफ जो है उससे आगे चले गए। तो ये उनका इस्तदलाल है और हाई कोर्ट में जाहिर है कि उनके पास ये इख्तियार है कि वो उसको चैलेंज करेंगे और उसका फैसला जो भी आए उसको जो है वो कबूल करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो ओवरऑल रोल है, जो असर्टिव रोल उन्होंने लिया है, वो यकीनन काबिल तहसीन है। और मैं इलेक्शन कमीशन को तो जुबैर, फिर आप लोगों का एतराज़ क्या? फिर आप क्यों कहते हैं कि जी इन्होंने पकड़े गए और इन्होंने किया? बात तो ठीक है उनकी, एक तो पकड़े गए ना, वो कह रहे हैं हमने इलेक्शन कमीशन पे कोई असपर्शंस कास्ट नहीं की, उनका एक फैसला है जो हमारी रेमेडी हम ले एग्जॉस्ट करेंगे। मसला ये है कि ये एक कहते हैं ना बॉर्न अगेन मुस्लिम, ये बॉर्न अगेन मुस्लिम PTI का मसला है। PTI वाले एग्जैक्ट वर्ड्स इनके चेयरमैन के हैं, साबिक चेयरमैन और आज के वजीर आज़म, वो ये कहते थे ये लॉ के पीछे छुप रहे हैं, ये कानून के पीछे छुप रहे हैं। मतलब मज़क्का खेज बात, एक इतना बड़ा लीडर कहता था कि ये कानून के। अब मसला ये, मिसाल के तौर पर डिप्टी स्पीकर सूरी साहब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, उनका इलेक्शन नल एंड वॉइड हो चुका है।
ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस अलोंग विद द स्पीकर, ही इज सिटिंग बिहाइंड दैट कानून कि जी एक स्टे ले लिया। अब एक तरफ तो फवाद चौधरी साहब मेरे लिए कहते हैं कि मोरालिटी के बेसिस पर मुझे सिंध से पंजाब आके सेनेट का इलेक्शन, लेकिन डिप्टी स्पीकर जो है वो डिस्क्वालीफाई हुआ है, नल एंड वॉइड है। सो मसला ये है कि ये आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है। हमें कोई एतराज़ नहीं है कि ये जाएं और जो भी अपना लीगल जो मराहिल हैं अगर उधर समझते हैं तो उसको पूरा करें, लेकिन पकड़े तो ये गए हैं और बहुत बुरे तरीके से पकड़े गए हैं। जो इन्होंने हरकत करने की कोशिश की थी ये समझ रहे थे, एक तो बुजदार साहब को शायद उसका चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर लगाया गया था इमरान खान साहब ने, मतलब सिलेक्शन देखे ना किसकी की थी कि जी आपने इंप्लीमेंट करना है। अब जब उनको समझ नहीं आई तो उन्होंने 20 के 20 उठा दिए। अच्छा, आप लोगों का डीएनए बड़ा तब्दील हो गया है। मैं चाह रहा हूँ जरा वो शॉर्ट चला दे, फिर मैं कमर साहब के पास जाऊँ, कारा साहब के पास, जो अभी तमाम लोगों ने ग्रीन चिट दी है इदारों को। बज़ाहिर के इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं तो न्यूट्रल किरदार को हमें वेलकम करना चाहिए। जो मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल है। बड़े वाक़यात हुए हैं ये NA 75 में, आपने किसी बंदे से कोई ऐसी बात नहीं सुनी होगी कि कोई आदमी इशारतन भी ये बात कहे कि जी ये फलां हो सकते हैं, फलां हो सकते हैं, फलां हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा इस वक्त सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा है, मेरी मौजूदगी में उन्होंने ये बात कही है, तो जाहिर है कि वो उसकी अपनी बात तो नहीं हो सकती, उनकी पार्टी की भी यही बात हो सकती है। और हम अगर कहीं पर कोई शवाहिद उनको नहीं मिले हैं किसी तरफदारी और जानिबदारी के, तो बिलावजह तो हम किसी को जानिबदार नहीं कहते। कारा साहब, बड़ा डीएनए लगता है बदल गया, अपोजिशन का सारा सब कुछ अच्छा हो गया। कल तक यही इदारे थे, यही खिलाई मखलूक थी जो सब कुछ कर रही थी, अब सब ऑल गुड। क्या कोई चीज़ ऐसी होगी जिसका हमें नहीं पता? मालिक साहब, गुजारिश है कि पहले नंबर पे तो जो फवाद ने कहा, मैं फवाद साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि ये हमारे लिए खुश आइंद बात है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वाज़े तौर पे लिया। गवर्नमेंट के खिलाफ था लेकिन उन्होंने अपने पॉइंट के साथ स्टिक किया, खड़े रहे। और अब इलेक्शन में भी उन्होंने जो फैसला लिया है ये एक खुशाइंद बात है कि आप सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं। और उससे बियॉन्ड जो इंतजामी मशीनरी है जो हमेशा सिर्फ उनके खिलाफ ही होता है कि जी पोलिंग रीपोल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, चंद पोलिंग स्टेशन हो या सारा पोल हो, रीपोल हो जाना। लेकिन होता क्या था, धांधली हो गई, तमाशे लग गए, सब कुछ हो गया, लेकिन इंतजामी मशीनरी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता था। उन्होंने इस एक्शन का आगाज किया है और मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को अब खड़ा होना चाहिए और उनको भी अपना नुक्ता नजर देना चाहिए, पार्लियामान को, गवर्नमेंट को, अपोजिशन को, कौम को, कि हमें कौन से इख्तियारात, हमें कौन से और वसाइल चाहिए कि हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा सके। ये एक अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। जहां तक है इसको अप्रिशिएट करें, जहां ना हुई उसको कंडेम कर लेंगे। लेकिन दूसरी बात, बिलावल साहब के मैं साथ था जब ये बात हुई और उनसे सवाल हुआ, आपके एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि क्या इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल है, क्या इस वक्त एजेंसीज न्यूट्रल हैं? उन्होंने कहा बाहर तो कोई ऐसा सबूत नहीं है और अगर वो न्यूट्रल हैं तो यही हम चाहते हैं और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बार बार ये बात कही गई कि हमें सियासत के अंदर मत घसीटे। हमने यही कहा कि अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो कोई नहीं घसीटेगा। और अगर ये बात है तो मालिक हम तो कह ही रहे हैं ना, इतराज ही हमारा ये है कि आप सियासत के अंदर मदाखलत न करें। अगर नहीं करेंगे तो इदारों के ऊपर इतराज तो और है ही नहीं। इदारों को तो हम कंडेम कर सकते नहीं, इदारों को तो कोई बुरा कह सकता नहीं। वो हमारे इदारे हैं, हमारे कौमी इदारे हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं, हमारे लिए इंतहाई वाजिबुल एहतराम भी है। क्यों ना करेंगे उनका उनसे प्यार क्यों ना करेंगे? कल तक तो नाम ले लेके तमाम लीडर नाम ले लेके कहते थे किसने इलेक्शन चोरी किया, कौन अभी चला रहा है। अभी भी वो कहते थे कि हमारा तो झगड़ा इमरान खान और की टीम से नहीं है, हम तो उनके स्पॉन्सर्स के खिलाफ लड़े। हाँ, देखिए ना, ये बात जिन्होंने कही उन्हें जवाब देना चाहिए। जो मैं कहता रहा हूँ, मैं हमेशा इदारे के ऊपर ये सवाल उठाता रहा, मैं से मुराद पीपल्स पार्टी है कि सियासत के अंदर मदाखलत नहीं होनी चाहिए। हमने जब नाम लिए हमने उनके साथ सबूत भी दिए, बिल्कुल आज भी अगर लेंगे तो सबूत देंगे साथ, कोई झिझक नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आज हमारे पास कोई सबूत नहीं है
एक पॉजिटिव नोट आया है, या हमें अंदाजा, क्योंकि मालिक ये सियासत के अंदर पता चलता रहता है ना कि किसको खबर मिली है, किसको कहा गया है, किसको पैगाम दिया गया है, कोई ना कोई तो खबरें आती रहती चले मैं तो एक से हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं थी। फवाद के पास आने से पहले मैं एक चीज़ जुबैर आपसे जल्दी पूछना चाहता हूँ। मरियम ने भी जो अभी तकरीर की तो उन्होंने वो भी जब बात कर रही थी, उन्होंने कहा वो इदारे जो इसके नीचे हैं, इमरान खान के नीचे, रिफरिंग टू IB और स्पेशल ब्रांच, वो भी ज़बान बदल गई हैं। क्या है, क्या आप लोगों को कोई, फिर हम देखते हैं हमजा की बेल हो गई, लोग बड़ी टांके जोड़ रहे हैं इन चीज़ों के। आप वही चीज़ें करते हैं जो हम खुद पहले जिसके खतरात, आपने कहा हमजा की बेल हो गई, हम भी तो ये कहते हैं कि यहाँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बहुत होती है। तो हमजा की बेल क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नतीजा है? जी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नतीजा है। भाई पॉलिटिक्स थी इन द फर्स्ट प्लेस के, वो अंदर बंद हुए थे, उनको तो होना ही नहीं चाहिए था। तो 1.5 साल के बाद आपने गए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से गए, तो अब निकले भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से हैं। मतलब पहले तो गलत गए थे, 1.5 साल रखा एक शख्स को विदाउट कन्विक्शन, विदाउट एनीथिंग, आपने एक 1.5 साल बंदे को रखा। नाउ वी हैव द राइट टू डिमांड कि भाई आपने किस लिए रखा था। सो देयर वाज पॉलिटिक्स इन्वॉल्वड बिहाइंड ऑल ऑफ दिस थिंग। तो अचानक कोर्ट भी ठीक हो गई, अचानक सारे ठीक हो गए, तो आप कह रहे हैं ना ऐसे ही होना चाहिए। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से निकले हैं। इज दैट व्हाट यू सेइंग? अगर सारे इदारे अपनी अपनी हदूद में हों, जो हम कहते हैं, आप भी तो यही कहते हैं ना, इसमें कौन सी अनहोनी बात है? पाकिस्तान के लिए अगर आगे जाना है तो ऐसे ही होना चाहिए। तो ये बताइए, ये जो सडनली सारे बड़े खुश हैं, आप लोग हमेशा कहते थे हम पिंडी एक पेज पे हैं, क्या आपके लिए परेशानी की बात है कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस न्यूट्रलिटी आ रही है? बिकॉज मेरी इत्तला ये भी है कि सेनेट के इलेक्शन के बाद मालिक असद उमर ने इस पे जो कुछ कहा है वो भी सुना दे जरा। हाँ कि, और दूसरा मेरी इत्तला ये भी है कि सेनेट के इलेक्शंस के बाद प्रेशर आएगा आप पे, आपकी गवर्नमेंट पे कि ज़रा चीज़ें मामला ठीक करें और ख़ास तौर पे शफल करें, कुछ लोगों को आगे पीछे शफल करें। तो जो न्यूट्रलिटी ये लोग बड़ा खुश हो रहे हैं, क्या वो आने वाले वक्तों के लिए आपके लिए कोई परेशानी का बायस बन सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि फौज हुकूमत का हिस्सा है। असल में जो PDM की सारी मूवमेंट है वो तो है ही ये कि फौज जो है वो सियासी किरदार अदा करे। छोटी सी ख्वाहिश ये है कि फौज असल में हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दे, और अगर फौज बगावत नहीं करती तो फिर आर्मी चीफ के खिलाफ जो है वो फौजी जर्नल बगावत कर दे, और उसके बाद ये हुकूमत बदल दे और हमें ले आए, और उसके बाद फौज न्यूट्रल हो जाए। छोटी सी एक जो है वो स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर PDM की जो पार्टीज हैं वो माशाल्लाह अमल कर रही हैं, जो जाहिर है नहीं होनी, और ना ही हुई है ना ही आगे होनी है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो लीडरशिप है पीपल्स पार्टी और PMLN की, वो तो वैसे ही सियासी नाबालगों के ऊपर है। कौन दुनिया में इदारा, कौन दुनिया में जो मुल्क है वो ये रिस्क भी ले सकता है कि वो अपनी सियासी क़ियादत इतने नाबालग बच्चों के हाथ में दे दे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई काम ही नहीं किया हो, जिनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रीब्यूशन ही ना हो, मासवा इसके कि एक को अब्बू ने कह दिया कि ये पार्टी आपकी है, दूसरे को अब्बू ने कह दिया कोई इदारा में वो पार्टी आपकी हैंड ओवर कर सकते हैं। तो इशू ये है कि ये जो इस वक्त ना तो पाकिस्तान के अवाम में ना ही किसी इदारे में इमरान खान का इस वक्त जो कद है वो बहुत बड़ा है। वो तो ये तो सारी जो जमातें हैं इनमें तो सियासी बोने एक दूसरे के कंधे के ऊपर खड़ा होकर अपना कद बनाना चाह रहे हैं, अदरवाइज तो इनकी कोई हैसियत नहीं है। मसलन आप देखिए कि इंटीरियर सिंध के बाहर पीपल्स पार्टी की क्या हैसियत है। कायरा साहब मेरे बहुत ही एहतराम है, मुझे बहुत ही मेरे भाई हैं, और अगर वो आज़ाद लड़े तो इलेक्शन में ज़्यादा वोट ले जाएंगे बनिस्बत इसके कि वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़े। इसी तरीके से जो PMLN है वो सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, उनकी कहीं पे कोई हैसियत नहीं है। तो ये सारे जो सियासी बोने हैं ये एक दूसरे के कद के ऊपर चढ़ के जो है वो अपनी कद बनाना चाहते हैं। अभी जो आप लोगों को अंदाज़ा है ना, जैसे अभी सिंध के अंदर हुआ, जब असद उमर भी गए हुए थे, हफीज़ शेख साहब, ये सारे गए हुए थे, और वो GDA की जो मीटिंग है उसकी टेप बाहर निकल गई, जिसके अंदर जो बातें थी, जिस तरह वो कह रहे थे कि हाँ जी MQM वाले ये तो हमें पता ही नहीं इनके कितने मालकान हैं। फिर आपके अरबाब रहीम ने कहा कि जी मैंने कुछ और भी कहा है मालिक साहब। जी वो सारा वायरल हो गया हुआ है। ये सारी बातें हफीज से कह रहे हैं कि अच्छा अगर ये एक 7-8 होते तो असद उमर ने एक बाकायदा इंटरव्यू में कहा है कि गिलानी साहब ने ये बात इसलिए कही है कि हमारे कुछ लोग, हमारे काफी लोग वो हैं जो अपना फैसला करते हुए ये देखते हैं कि एजेंसीज किस तरफ हैं, इसलिए
मीडिया पे चल रहा है। कायरा साहब आपकी आवाज कट गई थी, सॉरी रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा असद उमर साहब का एक इंटरव्यू चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा है, उनसे सवाल हुआ कि गिलानी साहब ये क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा गिलानी साहब इसलिए कह रहे हैं कि हमारे कुछ लोगों को वो बहकाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे काफी लोग ऐसे हैं जो अपना फैसला, हतमी फैसला करने से पहले ये देखते हैं कि एजेंसीज क्या चाहती हैं और वो उनको न्यूट्रल करने का कह के, हालांकि वो हमारे साथ है। ये असद उमर साहब ने कहा, रिकॉर्ड पे मौजूद। तो फवाद अगर और दूसरी बात यह है कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े लीडर, बहुत बड़े बड़े लोग 32, 33, 30, 35 साल की उम्र में ये ओहदों तक पहुंचे। बेनजीर भुट्टो शहीद भी अपनी जिंदगी में कोई ओहदा लेके नहीं बैठी थी, वो पहली दफा वजीर आजम ही बनी थी। इस तरह बार बार सरकास्टिक जुमले बोल के ना आपका कद बढ़ सकता है, न किसी का कद जिसका अल्लाह ने बनाया है, ना उसका कद आप छोटा कर सकते हैं। तो हमें मुनासिब अल्फाज में क्रिटिसाइज करना चाहिए। मैं एक पॉइंट कहूंगा, फवाद इतने पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, बट ये जो फवाद की बात होती है, अभी इन्होंने कहा कि कोई भी इदारा एक नाबालिग शख्स को पावर नहीं देगा। मतलब आप ये सोचें कि पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन में लिखा हुआ है कि वो जो पावर है वो अवाम या छोड़ दे, आप लोगों ने बड़ी पावर ली है, आपने की बात वो दूसरी बात है। ये ना करें ना, फिर सारी बात करें भाई। एक सेकंड, आई एम नॉट डिफेंडिंग, लेकिन क्या आपकी पार्टी का जेनेसिस कहां से हुआ था? नवाज शरीफ साहब कहां से आए थे, किसी गोद से उठे थे? मालिक, ये हुआ, हिस्ट्री है हमारी, तारीख है। वी कैन गो इनटू हिस्ट्री, बट राइट नाउ इफ समवन सेज लाइक फवाद चौधरी कि इदारे पावर नहीं देंगे एक नाबालिग शख्स को, ये कहां लिखा हुआ है? दिस इज टॉकिंग आप कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नो, ये मतलब ये क्या मतलब है? ये कौन फैसला कर रहा है भाई? फैसला करने वाले अवाम हैं और ये कह रहे हैं इदारे नहीं देंगे, और फिर कहते हैं कि हम अभी 2 वर्सेस 1 है ना, आई हैव टू गिव 1 डबल टाइम। आप दो हैं, फवाद अकेला है, तो आई हैव टू गिव हिम अ लिटिल मोर टाइम। बिल्कुल। फिर जाके असेंबली में बोले, फवाद ने आज जैसे असेंबली में बोले ना, असेंबली में जाएं और ये कहें कि जी पावर henceforth will only be transferred not through the people of Pakistan, और उसमें सबसे पहले कैजुअल्टी होंगे इमरान खान साहब, क्योंकि उनको इलेक्ट किया है, सिलेक्ट ये बात ना किया करें, फिर मुझे वही बात करनी पड़ती है। आप लोगों के यू हैव ऑल ऑफ यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप सारे दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एक सेकंड, 40 साल पुराना आज, अच्छा आप सर जमहूरी कत्ल सजेस्ट कर रहे हैं? अच्छा मैं करंट आ जाऊं, सच को सच ना मैं करंट आ जाऊं, तो मैं भी करंट की बात कर रहा था। इससे ज्यादा क्या करंट हो सकता था जो इन्होंने? फवाद ये बताएं, अगर असद बात कर रही है, एजेंसियों का जिक्र आ रहा है, दूसरे लोग बात कर रहे हैं, एजेंसियों का जिक्र आ रहा है, ये जो सारा सीन हुआ इस वक्त, एक बात आपसे पूछ लूं सर? छेती में पूछ लो, मैं फिर फवाद में पूछ रहा है, दोस्तों। सर गुजारिश ये है कि आप जर्नलिस्ट सवाल करते हैं कि क्या सेक्शन के अंदर एजेंसियों का रोल नजर आ रहा है, और अगर मुझे नजर नहीं आ रहा तो मुझे क्या कहना चाहिए उसको? अगर मैं कहता हूँ कि मुझे नजर नहीं आ रहा और मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है, उसको आप जो इंटरप्रिटेशन पहनाना चाह रहे हो, क्या ये मुनासिब है? नहीं, हमारी तो कोई इंटरप्रिटेशन नहीं। मैं तो चाहता हूं कि क्या ये एक जेन्युइन, मैं बताता हूं, मैं चाह रहा हूं कि क्या ये एक इतना क्विक टर्न, हमने कोई एजेंसीज के बिल्कुल हम उनके बलबूते पे आ गए, हम उनके साथ खड़े हो गए, हम बिल्कुल डिफेंसिव हो। अगर हमारे पास सबूत नहीं है तो हमें कहा गया, और सवाल के जवाब मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी पीडीएम की एक तहरीक चल रही है। गुजरांवाला जलसे से लेके एक नैरेटिव बिल्ड हुआ जिसमें नाम ले लेके और इदारे को क्लियरली आइडेंटिफाई किया गया। रोज मौलाना फजल रहमान स्टेटमेंट ठोकती हैं, मरियम बीबी स्टेटमेंट ठोकती हैं। अगर आज मुझे नजर नहीं आ रहा तो मुझे क्या कहना चाहिए? तो अचानक अगर अचानक कुछ नजर आना बंद आ जाए तो मैं वही पूछता हूँ ना, आपको एजेंसीज का रोल नजर आ रहा है? अगर नहीं है तो मुझे क्या कहना चाहिए? मेरा तो सवाल पूछने का काम है ना, कह रहा सर, तो आप लोगों ने जवाब देना है। मैं तो फवाद से पूछ लूं, हमारा भी थोड़ा है। फवाद ये मुझे बताएं कि ये जो जिस तरह एमक्यूएम है, आज उनको सफाई देनी पड़ी। सब्जवारी साहब ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट बड़ी 2 वर्डेड सी स्टेटमेंट थी, बड़ी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि हमें बहुत से मफादात अपने देखने पड़ते हैं, और इतला ये है कि बातचीत चल रही है बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड बिटवीन MQMB साइड पे कि क्या बात हो सकती है। मैं ख़बर ये शेयर करना चाह रहा था कि एक बहुत बड़ी हस्ती हैं पंजाब की पॉलिटिकल, पुराने उनका पीपल पार्टी से भी ताल्लुक़ रहा है, इधर से भी ताल्लुक़ रहा है, रिश्तेदारी भी है, अजीज़दारी भी है यूसुफ रज़ा साहब से। उन्होंने एक 5 बिलियन
तकरीबन फंड इकट्ठा किया है, और ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा। आजकल किससे ताल्लुक है? मैं छोड़े इस बात को, उनको बल्कि एक कॉन्ट्रैक्टर साहब को मैं जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर साहब को जानता हूँ बिकॉज ऑफ एक वादा है, मैं नाम नहीं ले सकता, उनके नाम के साथ एक कौम का नाम भी लगता है, एक बरादरी का नाम भी आता है, या इससे बड़ा हिंट मैंने आजकल उन्होंने भी 50 करोड़ इकट्ठा करके दिया है। और सुन हम ये रहे हैं कि ये है कि हम इससे 10 से 12 MNAs करेंगे, और उन MNAs को अब पीपल्स पार्टी की तरफ से ये भी पैगाम दिया जा रहा है कि जो वोट देगा, अगर उसको सीट अपनी खो दी तो PMLN उनको सीट दे देगी पंजाब से, क्योंकि उनका पंजाब से ताल्लुक़ है। मैं सिर्फ फवाद आपके पास ये आ रहा हूँ कि एक तरफ ये गेम्स हो रही हैं और साथ ही पैसों की बात भी हो रही है, साथ ही अचानक हमें एक न्यूट्रलिटी भी नज़र आ रही है। क्या आने वाले दिन आपके लिए परेशानी के दिन तो नहीं बनते जा रहे कि अभी तक जो बहुत सी हमें बिहाइंड द सीन्स खबरें मिलती थी पंजाब की मैल एडमिनिस्ट्रेशन का, पंजाब में डिलीवरी नहीं हो रही, उस पर बार बार इसरार होता था कि जी चेंज करें, प्राइम मिनिस्टर उसको चेंज नहीं करते अपने CM को, एंड डिस्पाइट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, एंड वी ऑल नो कि किधर से रिक्वेस्ट आती थी, सब कुछ हुआ हुआ है। तो क्या अब हमें वो फाइनल अब डिस्टेंसिंग नज़र आ रही है? इदारे अब आपके जो ऊपर बहुत ज़्यादा खड़े थे अब थक गए हैं, पीछे होना शुरू हो गए? अच्छा, पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है कारा साहब को क्लियर कर दें कि जब भी 4-5 अरब रुपया एक बंदा इकट्ठा करके वोट खरीदने का करेगा, उसका ताल्लुक सिर्फ पीपल्स पार्टी से ही हो सकता है, किसी और से तो इतना ठेकेदारों से पैसे इकट्ठे कर रहा है, ठेकेदार आपके ही हो सकते हैं और किसी के नहीं। ठेकेदारों को टिकट आप दे, बलोचिस्तान में भी, सिंध में भी अरबपतियों को टिकट आप दे 50-50, 70-70 करोड़ के, और इल्जाम हम पे लगाए। वाह भाई वाह, वेरी गुड। तो फवाद को गलत कर दो। ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ इसमें बहुत बड़ी गैस की बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी गैस की बात ही नहीं है। बहरहाल एनीवेज, बाकी ये है अपना मालिक के इस वक्त जो सिचुएशन है ना, इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि हमें ओपन वोटिंग की तरफ जाना चाहिए। और ये सेनेट का हाउस क्या हाउस होता है जिसमें आप देखेंगे लोग अरबों रुपए दे के सेनेटर बन जाए, करोड़ों रुपए दे के सेनेटर बन जाए, मजाक ही बन जाए कि अगर आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है तो आप सेनेट का इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। इस तरह का जब भी शिकायत आती हैं, जाहिर है उससे एक जो ऐवान बाला है उसकी हैसियत मुतासर होती है, और उसकी जो एक मॉरल क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर एक सवालिया निशान आता है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही, और अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी और PMLN का भी यही मौकफ था, लेकिन इन्होंने कन्वीनियंटली अपना मौकफ तब्दील कर लिया, जिसकी वजह से ये सारी किस्से कहानियां जो भी आप बता रहे हैं, जो कायरा साहब जो है उसको डिनाई कर सकते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट किस्से कहानियां ही इसलिए है कि आपने सारा जो इलेक्शन है उसको आपने जो है वो सीक्रेट बैलेट रखा हुआ है। अगर आपने ओपन बैलेट रखा होता, और दूसरी बात यह कि आर्टिकल 63 ये अप्लाई नहीं होता सेनेटर के ऊपर, सेनेट के इलेक्शन के ऊपर। अगर एनी MNA ओपनली फैसला करे कि वो इसमें वोट नहीं देना चाहता तो वो नहीं दे सकता। देखिए ना, असूल ये है कि मैं ये वोट अपने हल्के की अमानत के तौर के ऊपर कास्ट कर रहा हूँ, और मेरे हल्के के लोगों का ये हक है कि वो जाने कि मैं अपना वोट किसको कास्ट कर रहा हूँ। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर ये वोट जो है इसको ओपन होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन ने नहीं होने दिया। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कोई साथ देगा या नहीं देगा, देखिए सच्ची बात यह है, तगड़ी हुकूमत को कोई छोड़ के नहीं जाता। गिले भी होंगे, शिकवे भी होंगे, लड़ाइयां भी होंगी, कोई ऐसे हालात नहीं है। पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो तो इस वक्त जो है अपने अंदर एक लीडरशिप ही तय नहीं है उनकी। जब लीडरशिप तय होगी तो वो बाहर की पॉलिटिक्स करेंगे। अभी तो देखिए ना, उन्हें जलसा करने के लिए भी फजलुर रहमान साहब चाहिए, अब फजलुर रहमान ना हो तो उनके वो जलसा भी नहीं कर सकते, और इसीलिए उनकी जो सारी तहरीक है वो कंफ्यूज्ड है। एक तरफ वो एक लिबरल पार्टी जो पीपल्स पार्टी है उसको मदरसे के बच्चों के ऊपर जो है वो अपनी सियासत करनी पड़ रही है। PMLN जिन्होंने जरदारी साहब का पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, वो उनके बच्चे बगल बच्चे बन के खड़े हुए हैं। सो सारे जो कंफ्यूज्ड पॉलिटिशियन है वो एक ग्रुप में आपको खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी की अपनी हैसियत नहीं है गवर्नमेंट को चैलेंज करने की। तो आपके ख्याल में अगर जो हम कहते हैं इन बिटवीन लाइंस, इदारे आपकी एक्टिव सपोर्ट नहीं करते तो गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है? पहली बात तो ये है कि इदारे जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा है, और सारे इदारे जो हैं वो हुकूमत और उनके साथ एक पेज के ऊपर है। फॉर एग्जांपल जो ये सारा जो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, इतना बेहतरीन कोऑर्डिनेशन जो है वो हुकूमत का और फौज का पाकिस्तान में बड़ा कम रहा है।
और ये कॉन्टिन्यूड है। ये ख्वाहिशें तो हो सकती हैं, ये जाके भूखे तो मरवा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इसका असर कोई नहीं है। और जो हमारी जो कोऑर्डिनेशन है फौज के साथ वो बेहतरीन है और बेहतरीन रहेगी। उसकी वजह यह है कि कोई पर्सनल इशू नहीं है ना, इनका तो ईगोज के इशू हैं, पैसे बचाने के इशूज हैं, फिर ये फलाना कर दें प्राइम मिनिस्टर के, तो ये इश्यूज नहीं है। लिहाजा उनकी पर्सनल कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छी है और इट विल कंटिन्यू। अच्छा, मेरा आप दोनों से एक सवाल है, जुबैर आपसे शुरू में करूंगा और कारा साहब से पूछूंगा कि अब जब ये सारा सेनेटर का सीन हुआ पंजाब से तो ज़बरदस्त काम हुआ, अनअपोज सारे इलेक्ट हो गए। राजा परवेज़ अशरफ बड़े एक्टिव थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, परवेज़ लाई साहब उधर से बड़े एक्टिव थे। हमारी इत्तला ये है कि एक लार्जर खुली लूज अंडरस्टैंडिंग सी जगह बनी है कि अगर यूसुफ गिलानी साहब जीत जाते हैं, जो नंबर्स गेम में बहुत मुश्किल है फ्रैंकली, अनलेस आपके 18-20 बंदे आप करें और 12 की वो कहते हैं 8 की गेम हम देख रहे हैं। अगर वो 8 की 5 बिलियन वाली गेम बन गई तो वो तो आपको फिर मिल ही जाएंगे, फिर तो बल्कि आपको शायद 10 भी मिल जाए अगर जो हम नंबर्स की गेम सुन रहे हैं। सर मैं अभी सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ साहब, 5 बिलियन का जिक्र, सर एक सवाल तो सुन लेना, मेरा परसेप्शन के ऊपर बातें मत करें। ये मैं परसेप्शन नहीं है कह साहब, मैं जो ये खबर दी है मैं खबर, सर आप प्रोटेस्ट 100 बार ही करें बड़े भाई हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये खबर की बेसिस में बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज आई नाम लो भाई सर, आई हैव स्worn, सर मैं आई हैव स्worn, जिस तरह वो मरियम बीबी नाम नहीं लेती, कौन से जनरल कर्नल ने फोन किया, मैं नाम नहीं ले सकता। मैं सर आप भी चले, आप एक काम करें ना सर, कारा साहब बड़ा सिंपल इलाज है, पंजाब में काम करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं। आप मेरी बात सुने कारा साहब, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, आपके पहले आपके लीडरान आपके और ये जुबैर साहब के पहले ये सब लोगों के नाम ले दें जिन्होंने उनको फोन किए थे और धमकियां दी थी। मैं भी इस ठेकेदार का और उस बंदे का नाम ले दूंगा, मेरे पे ना सारा बोझ डालें। मालिक यार मुझे सर मेरा सवाल तो ऑनलाइन दो, मेरा सवाल 75 करोड़ के इल्जाम किस पे लग रहे हैं? पीटीआई के जो जिनको टिकट दिए हैं उन पे लग रहे हैं या हमारे लोगों पे लग रहे हैं? सर आप बात करें, मैं कब कह रहा हूँ कि पीटीआई वाले धुले हुए हैं, पीटीआई वाले माशाल्लाह वो भी शहजादे हैं पूरे। वहाँ किसको टिकट दे रहे हैं? अच्छा मेरा सवाल सुन लें, सिंध में इनके इल्जाम किसको लग रहे हैं? मेरा सवाल, जमात इल्जाम लगा रही है। साहब मेरा सवाल तो सुन लो, सारा कुछ जान दिए मान पावा तो मैं कुछ बोल रहा हूँ। इतला ये है कि एक लूज अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर ये गिलानी साहब लेट से जीत जाते हैं या बहुत अच्छी शोइंग होती है तो सेंटर में तो नहीं, लेकिन पंजाब के अंदर फिर एक मूव आएगी टू डिसलॉज द चीफ मिनिस्टर, और अगर वो मूव आई तो फिर आप लोग परवेज़ इलाही साहब के कैंडिडेचर को सपोर्ट करेंगे। क्या ये बात मतलब इसमें एक बात तो बताओ, इस सारे सिनेप्सिस में जो आपने थीसिस खड़ा किया, इसमें पीपल्स पार्टी का क्या बेनिफिट है? राजा परवेज सर आप अपोजिशन में सबको आ रहा हूँ ना, अपोजिशन की तरफ से आ रहा हूँ, सबको आ रहा हूँ, आपके पास में जुबैर का जवाब तो देने। पंजाब के अंदर ये अनअपोज कराने में राजा परवेज अशरफ साहब को क्या बेनिफिट था? सर वो उनका लिंक बन रहा है यूसुफ रजा गिलानी के साथ। यूसुफ रजा गिलानी की बात पूरी सुने ना, यूसुफ रजा गिलानी तो आपके हैं कि किसके हैं? यूसुफ गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी से आप ये कह रहे हैं कि फिर काफ लीग हमें टिकट वोट देने जा रही है, आप ये कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, मेरे मुंह में लफ्ज ना डाले, मैं भी आपके पास आता हूँ। जुबैर को पहले जवाब दे लेने दें। जी जुबैर, मेरा ख्याल है वो पता नहीं, मैं तो सवाल ही भूल गया। आप जो कहते हैं ना लूज अंडरस्टैंडिंग है, लूज अंडरस्टैंडिंग है कि अगर एक गुड शोइंग भी होगी, सरप्राइजिंग शोइंग, ऊपर नीचे होना तो अगर होगी वो तो अपसेट है ना। अगर एक बहुत तगड़ी शोइंग नॉर्मल वोटिंग से ज्यादा होगी तो फिर एक मूव अगर होती है उधर पंजाब के मेरा ख्याल है ये जो अगर मगर है ना सर, अगर मगर ही होता है, अगर मगर भी आप लोगों की सियासत होती है। इस्लामाबाद में जो खबर चलती है 6 माह बाद वो अगर जो है सच ही हो जाता है। चलो आपके मुंह में घी, हाँ तो इसलिए ये ना कहें हमें अगर मगर नहीं, मैं तो सिर्फ मैं कुछ और आगे नहीं जा रहा था, इतना 6 महीने नहीं जा रहा था। मैं कहता 3 तारीख की शाम को जब आप गवर्नर बने थे, आप सारे पूछते थे, आपने कहा अगर का मुझे नहीं पता, अगर मगर ना करें, और आपको पता था आप गवर्नर बन रहे हैं। आप भी अगर मगर तब करते थे, रहने दें, आपकी अगर मगर हमें पता है। 3 तारीख की शाम को 3 तारीख की शाम को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की सियासत का रुख इसके बाद कहाँ जाएगा, और वो कोई ज्यादा लंबा अरसे तक किस बेसिस पे कर रहे हैं? अगर नंबर्स कोई 2 नंबर काम किसी ने भी नहीं करना, ना पीटीआई ने ना आपने, अगर नहीं है पीटीआई तो वाले जो हैं, जो कैसे होगा? अच्छे जो पीटीआई के लोग हैं, जो कारकुन हैं, जिनको कौन से नजरियाती कारकुन हैं, जैसे फवाद चौधरी हैं, जैसे और लोग हैं, मुझे ये एक प्लस पॉइंट बताते हैं हफीज शेख का, एक
ही इज नॉट लॉयल टू पाकिस्तान, ही हैज नो इंटरेस्ट इन पाकिस्तान, उनके तमाम असासे बाहर हैं। मैं नहीं कह, मैं एक सेकंड, मैं प्रूव कर रहा हूं ना। एक शख्स पाकिस्तानी होने के बावजूद, खाता पीता होने के बावजूद 40-43 साल से बाहर है और सिर्फ पाकिस्तान में उस वक्त रहा है जब वो झंडा लगता है। I agree with you। अब मुझे ये बताएं, और जिस दिन झंडा उतरता है उसी दिन चले जाते हैं, नो अदर इंटरेस्ट। फिर पीटीआई के बकौल उन्होंने मईशत को तहस नहस कर दिया था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और पीटीआई के मौजूद असद उमर वाज द पोस्टर बॉय जिन्होंने नया पाकिस्तान बनाना था। अगर इलेक्शन 2018 से पहले इनको बताया जाता कि असद उमर नहीं नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो शख्स जिसको हम गालियां नहीं देते आए, हफीज शेख जो वहां आईएमएफ के लिए काम करता है, वो करे बनाएगा नया पाकिस्तान, तो मैं 90% लोग कहते कि हम पीटीआई के साथ नहीं है। किस बेसिस पर ये हफीज शेख को वोट देंगे? मुझे सिर्फ ये बताते, इनके जो नजरियाती, अच्छा प्लस पॉइंट बताते नहीं है, फिर पीछे पड़ जाते हैं जी वो हफीज यूसुफ रजा गिलानी ने सन 76 में पता नहीं बीए में फर्स्ट डिवीजन अच्छे नंबरों से नहीं ली थी। ओ भाई, आप जिसको वोट देने जा रहे हैं, जिसके हाथ में आपने कुंजियां पकड़ानी है पाकिस्तान के खजाने की, और वो 2 चाबियों से खुलती है, वो एक IMF है चाबी। वैसे आप जवाब दें, फिर मैं जाता हूं कमर साहब के, कायरा साहब के पास। ये हफीज शेख साहब, हफीज शेख सबसे ज्यादा कर्जे पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, वो हफीज शेख फाइनेंस मिनिस्टर, डेट कमीशन बनाया, वकार मसूद के आप लोग नाम ले लेके करते थे जी फाइनेंस सेक्रेटरी, ये पीपल्स पार्टी में भी और फिर बाद में डार साहब के भी। उन्हीं वकार मसूद को लाके आप लोगों ने स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम ऑन रेवेन्यू लगा दिया। आपकी तो समझ नहीं आती कि फिर ये नया पाकिस्तान ये पुराने लोग कैसे बना रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जुबैर साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट दिया है कि जब वो हुकूमत में होते हैं तो उसे उतरते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं। देखिए, हफीज शेख साहब तो पॉलिटिशियन नहीं है, वो तो टेक्नोक्रेट हैं, और जाहिर है कि जिस तरह से और हजारों पाकिस्तानियों, लाखों पाकिस्तानी, मैं भी टेक्नोक्रेट हूं, और वो आज जो बंदा 3 बारी वजीर बने वो पॉलिटिशियन ही होता है, वो टेक्नोक्रेट नहीं। तो टेक्नोक्रेट पाकिस्तान में नहीं रहता, उसको कौन उसके पीछे रहते? टेक्नोक्रेट पाकिस्तान में नहीं रहते। जुबैर साहब, आपने अभी इतनी लंबी तकरीर की है, मैं भी टेक्नोक्रेट हूं ना। आप कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट पाकिस्तान में रह ही नहीं सकता। अच्छी आर्गुमेंट है। चलें, लेट हिम फिनिश। पूरा जवाब सुन लें, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा ना। अब हफीज शेख साहब जो हैं, वो जब भी वजीर बने हैं, वो टेक्नोक्रेट की हैसियत से वजीर बने हैं। सबसे इंटरेस्टिंग केस सिनेरियो तो फिर आपके लीडर का है, नवाज शरीफ साहब का। जब वो वजीर आजम होते हैं, वो पाकिस्तान में होते हैं, जब उनको यहाँ पे हटते हैं, केस बनते हैं, वो पूरी पार्टी को यहाँ पे छोड़ के वतन से बाहर चले जाते हैं, और उसके बाद उस वक्त तक वापस नहीं आते जब तक उनको यकीन नहीं होता कि मैं वजीर आजम नहीं बनूंगा। सो नाउ हफीज शेख का केस ज्यादा बुरा है या नवाज शरीफ का केस ज्यादा बुरा है? दूसरी बात यह है कि जो उनकी जो क्वालिटीज है, हफीज शेख साहब ने आकर के एक बिल्कुल इसहाक डार की एक ऐसी तबाहशुदा दी हुई जो मईशत थी, उसको वो स्ट्राइव कर रहे हैं अपने पाँव के ऊपर खड़ा करने की, और बड़ी कामयाबी से उसको जो है वो उन्होंने खड़ा किया है। सो मेरे ख्याल में उनकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उस लॉजिक से जो आप दे रहे हैं। कायरा साहब, आपके तो दोनों बंदे आपके इलेक्शन लड़े, तो आप लोग किसको वोट देंगे? यूसुफ रजा भी आपके हैं, हफीज शेख भी आपके हैं। मालिक, पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश कर लूं कि आप किस प्रेमिस, किस सूरत हाल में ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब क्यों ये बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर खरीदो फरोख्त नहीं होती तो नंबर गेम तो पीटीआई का, क्या पीटीआई की अक्सरियत है? क्या इनके साथ एमक्यूएम इनके नंबर पे आई हुई है? क्या बाउंड है? क्या काफ लीग बाउंड है? क्या जो जीडीए बाउंड है? कि किस कानून के तहत बाउंड? तो जब मैं आपको कहता हूं कायरा साहब के PMLQ और जो MQM गेम कर रही है, तब आप मेरे से लड़ पड़ते हैं। मेरा सवाल दे, मैं बताता हूँ। सवाल ये है, मैं कह रहा हूँ कि अगर इनकी अपनी जमात के लोग अपने ज़मीर के तहत वो नाराज बैठे हैं, मैंने नाराज किया राजा रियाज को, मैंने नाराज किया बाकी लोगों को, क्या इनके अपने लोगों की नाराजगी का आपको बखूबी इल्म है? आप मुझसे भी ज्यादा बेहतर जानते हैं कौन कौन नाराज बैठा है, जो पेट पकड़े बैठे हुए हैं। लिहाजा इनके अपने लोग वोट देंगे। ये बात कहना कि जी हम सिर्फ पैसों के जोर पे और पता नहीं किसके जोर पे बातें करें, ये नामुनासिब बात है। हाँ, सबूत के साथ बात तो जरूर कीजिएगा। रही बात हफीज शेख साहब की, ये टेक्नोक्रेट्स भाई हुकूमतों की मजबूरी होते हैं। खान साहब तो खैर यू टर्न लेते ही रहते हैं, उन्होंने कौन से मामले में यू टर्न नहीं लिया, वो हर मामले में यू टर्न लेते हैं।
हर पॉलिसी पे यू टर्न लेते हैं, ये भी ले लिया। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि आलमी इदारे हों या ताकतवर लोग हों, अपने फेवरेट लोगों को ले आते हैं। और फाइनेंस के अंदर अक्सर लोग, अक्सर, मैं हर कोई का जिक्र नहीं कर रहा, अभिषेक साहब के लिए बहुत बुरे अल्फाज पीटीआई इस्तेमाल करती थी, IMF, अब वो पीटीआई IMF हो गए, इसलिए काबिल कबूल हो गए। इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं। और खान साहब ने किस किस को गालियां दे के साथ नहीं लिया था, ये कोई हफीज शेख साहब वाला कोई अचंभे वाला काम नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमें इसे सबक सीखना चाहिए। कहा कि ओपन वोट क्यों नहीं देते, वो ओपन वोट के लिए फवाद साहब आपको चाहिए था क्या पार्लियामान में बिल लेके आते, जो तरीकाकार है उसके मुताबिक सारी जमातों से रब्ता करके कमेटी में चीजें डालते, और फॉर फैसल वाडा साहब के लिए आप NRO न मांगते उस कानून में, आप ये ना कहते कि डुअल नेशनल को राइट टू इलेक्शन दो और रिस्पेक्टिव इफेक्ट से दो ताकि फैसल वाडा बच सके। अब वो आप उसको सेनेट में ला रहे हैं, इसीलिए ला रहे हैं ना, तो आपको NRO नहीं दिया अपोजिशन ने, इसलिए आपको ये गालियां देनी पड़ रही हैं। वरना उसका मकसद सिंपल यही है, जिस परेशानी में आप हैं वो आपको समझ है। और NRO आप फैसल वाडा के लिए मांग रहे थे और किसी के लिए हम बात नहीं कर रहे। वो आपको फिर पता ही नहीं है, आपको तो फिर इसका मतलब यह है आपको बेसिक फैक्ट्स का ही नहीं पता। पहली बात तो यह है कि ये जो बिल है ये 29 अक्टूबर से पेंडिंग पड़ा हुआ है नेशनल असेंबली में, और तकरीबन जो है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से पेंडिंग पड़ा हुआ है कमेटी में। और जो आप मेंबरान हैं, आपकी पार्टी ने पहले दिन कहा ओपन शो ऑफ हैंड्स, पूरी बात सुन ले, कारा साहब की बात सुन ले, आता हूं कारा साहब, लेट हिम फिनिश, फिर मैं आता हूं आपके पास। बात ही हकायत से बिल्कुल ही मुनाफी कर रहे हैं, ठीक कर लीजिएगा, 2 मिनट के बाद ठीक कर लीजिएगा। जी फवाद। जाहिर है कायरा साहब चूंकि इन टच नहीं है असेंबली से, उनको पता नहीं है वाकयात। नहीं, मैं बिल्कुल इन टच हूं भाई, मुझे पता है पूरा। आप बात तो सुनने ना, कायरा साहब गल कर लेने दो, गल करने दो। जी फवाद, हौसला करें। आज मैं बीपी आप बीपी की गोली आज खाना भूल गए हैं, सब्र करें। दूसरी बात यह है 29 अक्टूबर से ये बिल जो है वो पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है और नवंबर फर्स्ट वीक से ये कमेटी में पड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि फैसल वाडा के लिए बिल क्यों लाना है? फैसल वाडा तो वो है ही नहीं है अपना सिटीजन फॉरेन कंट्री का। फैसल वाडा का जो केस है वो तो सिर्फ ये था कि पहले कानून ये था, जब वो इलेक्शन लड़े थे, वो नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ते वक्त उनका केस ये था कि उन्होंने अप्लाई कर दिया अपनी जो सिटीजनशिप है रिवोकेशन का, वहां से सर्टिफिकेट जो है वो लेट आया। पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये थे कि अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो काफी है। ये सादिया आवासी के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि नहीं, आपका सर्टिफिकेट भी साथ होना चाहिए, तो उसके लिए बिल लाने की तो जरूरत ही नहीं है, ना ही उनका कोई अपना इससे ताल्लुक है। वो तो अपना पहले ही जो है मेंबर, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कभी रिट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं होती। ये तो बिल्कुल ही मतलब महंगा आर्गुमेंट है ना आपका। तीसरी बात ये है, मैं ये कहता हूं कि अगर आप लोगों का एतराज था, आप कहते कि ये सिटीजन वाला बिल छोड़ दें, आप सिर्फ ओपन के ऊपर बात करें, और आप ये भी कह सकते थे कि ये इस इलेक्शन के लिए छोड़ दें, अगले इलेक्शन से शुरू कर लें। तो आप लोगों को तो बिल्कुल सेंसिंग है कि जब आप इस्लाहात की तरफ बढ़ने की कोई बात कर रहा है, कोई अकल की मत दे रहा है, तो उसके ऊपर कोई सीरियस डिस्कशन ही कर लें। हर वक्त बस ये आप लोगों ने यही हिसाब बनाया हुआ है, 1600 अरब रुपया सिंध में चला गया है, पता ही नहीं है किधर गया है किधर लगा। अपनी पुलिस कराची नहीं बना सका इन 20 सालों में। वही एक कहानी है, हर वक्त फुटबॉल मैच चलाया करो यार। एक तो फवाद चौधरी साहब, मैंने कितना बोला हफीज शेख के अगेंस्ट, इन्होंने डिफेंस में कुछ नहीं कहा। सो वन थिंग इज सेटल्ड कि देयर इज नथिंग इन डिफेंस ऑफ हफीज शेख। ये जाके अपने बैक बेंचेस से ये नहीं कह सकते कि हफीज उन्होंने कहा इकोनॉमी ठीक की है उस बंदे ने। नहीं, मैंने जितने इल्जामात लगाए थे, तबाह बर्बाद कर दी इकोनॉमी। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, ग्रोथ रेट, फिस्कल डेफिसिट, सब कुछ तबाह हाल है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब बाहर, नवाज शरीफ साहब फर्स्ट टाइम अपोजिशन लीडर बने थे 1988 में। 88 से लेके 2000 तक, बावजूद इसके कि उनके साथ हुकूमत थी या नहीं थी, वो पाकिस्तान में ही थे। 2000 में एक मिलिट्री डिक्टेटर ने बकौल इमरान खान के नवाज शरीफ के पास कोई चॉइस नहीं थी, उस वक्त उनको बाहर एग्जाइल पर भेजा था। उन्होंने उसके बाद वापस भी आने की कोशिश की, दोबारा वापस भेजा क्या।
अभी वो पिछले 1 साल से बाहर हैं बिकॉज जब यहाँ इंसाफ के तकाजे और वो 2007 से लेकर दोपहर को भी कहा आपने, मुझे बता दें नवाज शरीफ साहब बाहर मेडिकल वजह से हैं कि इस वजह से हैं कि अदालतें इंसाफ नहीं दे रही? इंसाफ जब देंगी, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। तो आपके मरियम और बाकी कहते हैं कि वो इसलिए बाहर हैं क्योंकि इलाज हो रहा है। देखें, 2 चीजें हैं, पहले फैसला करने वो किस वजह से बाहर हैं? एक तो फैसला बिल्कुल तय है ना, क्या इंसाफ के तकाजे नहीं है तो इसलिए वो नहीं आ रहे, तो मेडिकल रीजन नहीं है। अच्छा मैं इनको करेक्ट कर दूं, इन्होंने कहा फैसल बाडा, मैं एक चीज कह रहा हूं जिस पर पहले मेरी बात का जवाब मालिक नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे? जिस चीज पर अदालतों का दबाव किया था, अदालतें तो आपके फैसले कर रही हैं। अदालत ने जो फैसला किया था, मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे जज साहब को, उनको मिसकंडक्ट उस केस में मिसकंडक्ट पर फारिग कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट क्या मतलब है? मुझे एक चीज क्लियर कर दें, मैं दोपहर से कंफ्यूज हूं। हमने दोपहर को भी कहा था नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? इसलिए बिकॉज आगे बाकी लोग कहते हैं कि हेल्थ ग्राउंड्स हैं, जब सेहतमंद हो जाए आ जाएंगे। आप कह रहे हैं सेहत का ताल्लुक नहीं है उनका, जब उनको इंसाफ मिलेगा। सेहत भी है लेकिन इंसाफ के तकाजे उनके साथ जब होंगे वो जरूर आएंगे और वो फैसला आप करेंगे। अगर फैसला आपके हक में है तो मुझे आप ये बता दें, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, एक सेकंड इनसे भी कह रहा हूं, फवाद चौधरी से हिस्ट्री की जुडिशियल हिस्ट्री ला दें। जीआईटी जो बनी थी ना, उसमें पहला क्वेश्चन थे, जीआईटी बनवाई किसने थी? सुन पहले मेरा सवाल। नो जीआईटी का मुतालबा किसने किया था? आपके वकीलों ने अदालत में किया था। हम खड़े हुए थे, 2 नंबर जीआईटी हम खड़े हुए थे, आपके वकीलों ने कहा। आप मुझे पूरे व्यूअर्स को सवाल बताने दें पूरे नहीं, आप फैक्ट्स के साथ रखें। 2017 सुप्रीम कोर्ट में उस दिन नवाज भाई हमने ये थोड़ा कहा था कि सन 72 के सवाल नहीं, अब आप ये कहा था, अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, हमने कहा सन 72 के जवाब। पहले फैक्चुअल ठीक कर लें। आपने कहा जीआईटी बना दी गई, जीआईटी आपके वकला के मुतालबे पे बनी थी, किसी और ने नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, आपके वकीलों ने कहा। मालिक जब हम कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम इंसाफ के लिए जा रहे हैं, जब हम जेआईटी की डिमांड करते हैं तो इंसाफ के लिए कहते हैं। जेआईटी में 13 सवाल थे। पहला सवाल था सन 72 में आपके वालिद साहब ने 45 साल पहले गलत सील कैसे लगाई थी। ये सवाल है, इसी से बायस पता चलता है। आज तक मुझे जेआईटी बननी चाहिए पॉलिटिशियंस की मर्जी की, सवाल होने चाहिए जो आपसे प्रूव करवाए जाए। मैं तो आपको 1000 साल की जुडिशियल हिस्ट्री में कह रहा हूं कि किसी से 45 साल पुराना। अच्छा आखिरी सवाल, 2 मिनट रह गए, तीनों से मैंने पूछता है। बात कर रहे थे तो यार कारा साहब 30 सेकंड रह गए, एक छोटा सा सवाल। फायज ईसा साहब ने रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट को कि उनका केस लाइव चलना चाहिए। क्या आपके ख्याल में चलना चाहिए लाइव प्रोसीडिंग्स? मालिक पहले मुझे ये बताने दो कि जो फवाद कह रहा है कि हम बिल पड़ा हुआ है नवंबर का, आप तो गए थे सुप्रीम कोर्ट में जब, तो आपने कहा था कि हमें कानून बनाने थे शो ऑफ हैंड का, और उसके बाद जब आपको कहा गया कि जनाब शो ऑफ हैंड नहीं हो सकता, ये ट्रांसफरेबल वोट है, फिर आप अक्लमंदों को, दानिशमंदों को और बड़े पाकिस्तान के जो अटकल पच्चू हैं इन सबको समझाया गया कि, तो आपने कहा आइडेंटिफाइबल वोट्स का। तो जब आपको यही क्लियर नहीं है कि वोट कैसा देना है, वो कौन सा बिल है जो वहां? अच्छा सर टाइम खत्म हो रहा है, मुझे सवाल का जवाब दें। क्या ख्याल में लाइव प्रोसीडिंग होनी चाहिए? साहब का केस है, वो अदालत को चाहिए कि मेरिट पे करे, और काजी साहब का केस अगर वहाँ ओपन अदालत तो होती ही है, वहाँ सारे लोग मीडिया वहाँ मौजूद होता है, लोग कैमरे भी लग जाए। जी फवाद अदालत कमरों के अंदर लगा जी फवाद देखती है। जी फवाद ये जो फायजीसा साहब की आप बात कर रहे हैं, हाँ इस पे भी देते हैं, दूसरा भी कमेंट देते हैं क्विकली। नहीं देखिए, वो पहली बात तो ये कि कायरा साहब ने कानून ही नहीं पढ़ा हुआ, और यही तो प्रॉब्लम है ना। बगैर पढ़े जब आप कमेंट करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। मैं कॉपी भेज दूंगा, पहले आप देख लीजिएगा वो लॉ है क्या और हम क्या क्या क्या। मैं जो कह रहा हूँ वो भी हदायत के ऊपर है, मैं अपने पास से तो कह नहीं रहा। दूसरी बात देखिए, ये जो आपने आइडेंटिफाइबल वोट हमारे खत्म कर लें जो कह रहे साहब। हाँ दूसरी तरफ बात यह है कि ये जो केसेस हैं लाइव दिखाने वाला मामला, ये अब कई मुल्कों में शुरू हो गया। अच्छी बात है, दिखाएं। वैसे भी हमारे जज साहबान को इफ्तिखार चौधरी साहब जब से आए हैं माशाल्लाह, उनको वैसे भी शौक है कि जरा अखबारों वगैरह में रहें, वो भी अच्छा हो जाएगा। और वेरी क्विकली लाइव होना चाहिए, बिल्कुल लाइव होना चाहिए। बड़ा सिग्निफिकेंट केस है, और पूरा पाकिस्तान देखे कि जस्टिस फाइज ईसा ने जो इतराज़ात उठाए हैं, तो देखें सब देखें ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट में होता क्या है। चल नाज़रीन, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, कांट डू एनी कंक्लूजन। लेकिन एक बात है, मैं दोबारा कहूँगा कि हमें मौलाना सलाउद्दीन अयूबी साहब का चौंसा है वर्जन सामने आना चाहिए, JUI को बोलना चाहिए। ये बाकी चीज़ें सियासत होती रहेगी, लेकिन एक 13-14 साल की बच्ची से एक सिटिंग MNA 50s लेट 50s अर्ली 60s का शादी करे, लॉ को इस तरह वो म्यूटिलेट करे, ये मामूली बात नहीं है। एक बच्ची की ज़िंदगी का मामला है, हमें जवाब चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।